हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे टू द स्काईलार्क के क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में। टू द स्काईलार्क का आपका सारा कुछ हो चुका था, सिर्फ मतलब इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही बचा था। इससे पहले मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवा चुका हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा भी चुका हूँ, इसका समरी भी हो चुका है। अब इसमें बचा क्या है, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन बचा था, जो कि आपके 20 मार्क के पूछे जाते हैं। आप लोग जानते होंगे पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी से आपके बहुत सारे पोएम, जैसे 19 से 20 पोएम में से आपको 4 पोएम पूछे जाते हैं, और 4 पोएम में से आपको किसी एक पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाता है, और वो 20 मार्क का होता है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है, तो पहली बात तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे समरी लिख के आ जाइए, और यह समरी के अलावा उसको आप क्रिटिसाइज़ करके आ जाइए, ठीक है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि उसको अच्छे से आपको डिफ़ाइन करना है, क्या उसको एनालाइज करना है कि वो पोएम कैसा है, उसमें क्या चीज़ का यूज़ किया गया है, कैसा फिगर ऑफ स्पीच है उसमें, इसके साथ साथ उसका क्या आइडिया है, उसमें पोएट क्या किए थे, उसको क्या करके लिखे थे, सारा कुछ के बारे में डिफ़ाइन करना होता है इसमें, ठीक है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के कुछ रूल वगैरह है जो उसके हिसाब से आप लिखना रहता है। जैसे कि पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिएगा, फिर उसके बाद उसमें थीम वगैरह है, बैकग्राउंड है तो उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया जिसमें समरी वगैरह के बारे में लिखना रहता है, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थॉट, उससे क्या सीखने को मिला ये भी इसमें ऐड करना है। उसके बाद डिक्शन का पार्ट, जो कि पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है या नहीं, ये सब के बारे में। इसके साथ उसका राइमिंग स्कीम क्या है इसके बारे में, और उसके बाद इसमें क्या मीटर वगैरह का यूज़ हुआ है इसके बारे में है। इसके बाद क्या कंक्लूज़न करना, ये सारे चीज़ का ध्यान में रखकर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने होंगे। लेकिन इतना चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टू द स्काईलार्क का पहली बात तो ये, टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्स द्वारा लिखा गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब दिस पोएम, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे, दिस पोएम टू द स्काईलार्क इज रिनाउंड पोएम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ही इज़ एन इमिनेंट रोमांटिक पोएट, और वो जो रोमांटिक पोएट के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। रोमांटिक एज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इसे ही इज़ इमिनेंट रोमांटिक पोएट एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड पोएटिक ऑफ नेचर। और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएटिक ऑफ नेचर भी बोला जाता है, पोएट ऑफ नेचर। ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल्ली डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटी टू द स्काईलार्क ऑफ द स्काईलार्क। और इस पोएम में क्या दिखाया गया है, स्काईलार्क की बहुत सुंदर तरीके से उसकी एक्टिविटी को दिखाया गया है। एंड स्काईलार्क, स्काई in the skylark in the sky, and he puts a lot of question front of skylark। और यहाँ पे ही जो यूज हुआ है, ये पोएट पूछ रहे हैं कि यहाँ पे पोएट जो है ना, स्काईलार्क से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, a lot of question फ्रंट ऑफ स्काईलार्क, स्काईलार्क के सामने उससे स्काईलार्क से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। वर्ड हु इज़ इमोशनली अटैच्ड विथ, यहाँ पे वर्ड है, बर्ड वर्ड नहीं, यहाँ पे बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी। तो यहाँ पे जो बर्ड है स्काईलार्क, वो जो इमोशनली अटैच होती है, क्या होती है, इमोशनली अटैच होती है अपने स्काई के साथ, क्योंकि वहाँ वो जाना ही पड़ता है उसको, उसको घर पे भी आना पड़ता है, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसमें समरी वगैरह का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटी ऑफ द स्काईलार्क इन द स्काई। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे स्काईलार्क की एक्टिविटी को दिखाया गया है इस पोएम में। ही पुट्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, और वो बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज पुट करते हैं किसके, फ्रंट ऑफ स्काई, फ्रंट ऑफ स्काईलार्क। वो स्काईलार्क के सामने बहुत सारे क्वेश्चन रखते हैं जिसका उससे जवाब देना होता है। इसके बाद है, ही फर्स्टली आस्क द क्वेश्चन वेदर ही हेट्स द ग्राउंड बिलो एज द पोएट ऑलवेज फाइंड द बर्ड फ्लाइंग अप इन द स्काई। क्या बोला जा रहा है, वो पहले क्वेश्चन क्या करते हैं कि तुम हेट्स द ग्राउंड, तुम धरती से नफरत करती हो, बिलो एज द पोएट ऑलवेज फाइंड द बर्ड फ्लाइंग अप इन द स्काई। और क्योंकि वो बहुत ही ऊपर उड़ती रहती है, ऑलवेज ही ऊपर उड़ती रहती है, इसीलिए उससे पूछती है क्या तुम धरती पे आना नहीं चाहती रहती, क्या उससे तुम नफरत करती हो। उसके बाद बोला जाए, और डज हिज माइंड एंड आइज, और उसके जो माइंड रहते हैं, उसको जो दिमाग और उसका जो आँख है, दोनों चीज़ क्या रहता है, इनग्रोज मतलब होता है मगन रहता है किसके, थाउट ऑफ होम, अपने घर के बारे में सोच सोच कर वो मगन रहता है उसी में। लेकिन स्काईलार्क जो है वो ऊपर तो रहती है, लेकिन वो सारा किसके बारे में सोचती रहती है, थाउट ऑफ अ होम, वो अपने होम के बारे में सोचती रहती है। द पोएट गोज ऑन द प्रेज द बर्ड फॉर द स्वीटिस्ट मेलोडी इट। यहाँ पे बोला जा रहा है, वो जो स्काईलार्क की जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर है, और वो वर्षा करती है अपने मधुर आवाज़ की, थ्रू द कांट ड्रॉप इन टू
हिज होम फ्रीली एट विल, और उसे बोलता है आगे, वो तो अपने गाने मधुर आवाज़ की बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अपने मधुर आवाज़ को। उसके बाद बोला जाए थ्रू ही कांट कैन नॉट ड्रॉप इनटू हिज होम फ्रीली एट विल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या तुम फ्री नहीं हो अपने घर पे आने के लिए, हमेशा तुम ऊपर ही रहती हो। इसके बाद बोला जा रहा है द स्काईलार्क हैज़ बीन कॉल्ड अ डेयरिंग बर्ड हाइट एट विच इट फ्लाई। और वो इसे क्या बोला जा रहा है, स्काईलार्क को एक डेयरिंग बोला जा रहा है, साहसी साहसी बर्ड बोला जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही हाइट पे चली जाती है, बहुत ही ऊपर फ्लाई करती है। उसके बाद है ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विथ ही होम। और लेकिन उसका बॉन्डिंग जो है बहुत ही ऊपर तो चली जाती है, लेकिन उसका बॉन्डिंग जो है अपने फैमिली के साथ, उसके घर के साथ, वो काफ़ी तगड़ा होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, वो भले ही कितना भी ऊपर चले जाए। उसके बाद बोला जा रहा है द सॉन्ग्स ही सिंग्स स्पिरिट थ्रू आउट द प्लेन। और जो यहाँ पे सॉन्ग्स है सिंग्स स्पिरिट थ्रू आउट, और वहाँ पे जो वो सॉन्ग्स गाती है, वो गाती है जो भी, वो पूरे प्लेन पूरे धरती पर क्या करती है, डिवाइन रेप्चर ऑफ द टाइमलेस मेलोडी इट प्रोड्यूस। और उसका जो गाना जो रहती है पूरे धरती पर वो थ्रू आउट द प्लेन, पूरे पे उसको उसका दैवीय की तरह एक तरह से मान लीजिए कि वहाँ पे पूरी तरीके से फैला देती है। और उसका जो मधुर गीत है वो टाइमलेस, उसका कोई टाइम नहीं है कि इतना ही देर में ख़त्म हो जाएगा, हमेशा उसका रहता है मधुर आवाज़ का। किसी के जो सुनता है उसकी आवाज़ों को, तो उसकी गाने को जो सुनता है वो हमेशा उसको याद करता रहता है, यही बात बोला गया। द स्पीकर रिक्वेस्ट द स्काईलार्क टू लीव द डार्क फॉरेस्ट टू द नाइटिंगेल। और यहाँ पर बोला जा रहा है द स्पीकर रिक्वेस्ट द स्काईलार्क, स्काईलार्क से स्पीकर रिस्पेक्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है लीव टू द डार्क फॉरेस्ट, मतलब डार्क फॉरेस्ट मतलब जो घने जंगल है उसको छोड़ दो, टू द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल से बोलते हैं ये बात, क्योंकि स्काईलार्क तो ऊपर रहता है, और नाइटिंगेल से यहाँ बोलते हैं एज ही हैज़ अ ग्लोरियस लाइट टू हिमसेल्फ। और स्काईलार्क की तरह तुम ग्लोरियस में जाओ यहाँ पे, क्योंकि वो भी गाती रहती है सही से, तो लेकिन वो डार्क फॉरेस्ट में ही मतलब घने जंगलों में ही गाती रहती है, लेकिन उसको बोलते हैं क्या, तुम अब ग्लोरियस लाइट में आओ, बाहर आओ, वहाँ पे गाओ। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है द बर्ड इज़ वाइज बिकॉज ही स्टिल रिमेन कनेक्टेड टू द रूट्स। और जो बर्ड रहती है जो वो बुद्धिमान रहती है, वाइज मतलब बुद्धिमान, बिकॉज ही स्टिल रिमेन कनेक्टेड विद द रूट, वो अपने ज़मीन के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, भले वो कितना भी ऊपर उड़ती है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपने रूट्स के साथ अपने बच्चों के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। द नेक्स्ट एंड रिमेन ट्रू टू बोथ द स्काई एंड अर्थ। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द नेक्स्ट एंड रिमेन्स ट्रू, और वो हमेशा ट्रू रहती है किसके साथ, एक सच्चाई के साथ रहती है, अपने स्काई के साथ भी और अर्थ के साथ भी, दोनों, अपने बच्चे के साथ भी वो जाती है, उसको भी टाइम देती है, और वो अपने स्काई पे भी जाती है, सभी जगह, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अब चौथे में, अब यहाँ पे उतना समरी भी ख़त्म हो गया, सेंट्रल आइडिया और दोनों चीज़ का कम्बिनेशन हो गया ख़त्म था, डेवलपमेंट ऑफ थॉट का। अब यहाँ पे अब क्या डिक्शन के बारे में लिखेंगे, डिक्शन का मतलब है उसमें राइम कितने हैं, सारे कुछ कितने हैं। तो देखिए द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल बट इफेक्टिव द पोएट हैज़ यूज्ड सम फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमली पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबली। यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइन है ये आप किसी भी पोएम में यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल, इस पोएम का लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल है बट इफेक्टिव है, इफेक्टिव भी है। द पोएट हैज़ यूज्ड सम फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि लिटरेरी टर्म में सारे कुछ बता चुके हैं। 2 लेक्चर आया लिटरेरी टर्म का, बस एक लेक्चर बचा हुआ है, वो भी करा दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ है, इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच का किसका यूज़ किया गया है, सिमली का यूज़ किया गया, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया और हाइपरबली का यूज़ किया गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपको याद न रहे ये तीनों चीज़ तो आप याद रखिएगा कि सिमली और पर्सोनिफिकेशन लगभग 99% मान लीजिए 90% में यूज़ होता है ये सिमली और पर्सोनिफिकेशन, और इसके साथ साथ मेटाफोर भी होता है हमेशा यूज़। तो अगर ना याद रहे तो मेटाफोर, सिमली और पर्सोनिफिकेशन लिख दीजिएगा, और याद रहे तो इसमें यही लिखिएगा सिमली पर्सोनिफिकेशन हाइपरबली, ठीक है। अब इसमें देखिए राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम A B C, ठीक है। अब राइमिंग स्कीम क्या होते हैं तो उसी वीडियो में बताए हैं जिसमें लिटरेरी टर्म के बारे में सारे कुछ बताएं, उसी में बताए थे सेकेंड लेक्चर में, ठीक है।
तो ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम ABABCC। नाउ द मीटर ऑफ दिस पोएम इज़ वेल ऑर्डर्ड एंड प्राइमली रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। और इसका जो मीटर है, इस पोएम का जो लिखने का तरीका है, वो प्राइमरी बहुत ही वेल ऑर्डर अच्छे तरीके से लिखा गया है। और प्राइमरी मतलब इनिशियली में इसको कैसे लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं, दैट मीन्स ईच लाइन्स कंसिस्ट ऑफ 5 पेयर्स ऑफ अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सेलेबल्स। पेंटामीटर में 10 सेलेबल होंगे, एक वो अनस्ट्रेस होगा और एक तरफ स्ट्रेस्ड होगा। ठीक है, तो उस 10 से सेलेबल मिलके 1 मीटर बनाते हैं। और 5 यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 आयाम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 पेंटामीटर होगा, तो आयम्बिक पेंटामीटर उसको बोलेंगे। ये वाली वीडियो अच्छे से डिटेल में बताया, उसको देख लीजिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे है इन द माई व्यू। अब व्यू भी अपना देना पड़ेगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो इन द माई व्यू दिस पोएम इज़ रिमार्केबल, ये रिमार्केबल है। उसके बाद थ्रू दिस पोएम पोएट शोज़ हीज़ डीप इमोशन एंड वंडरफुल वेज। और ये इस पोएम को क्या किया है, अपने डीप इमोशन दिया है पोएट, और इसको वंडरफुल वेज किया, एक अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे व्यूज़ भी हो गया। और उसके बाद क्या है, इसमें अब लास्ट आता है क्या, इसमें कंक्लूड करना है। तो कंक्लूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, रियली दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत तारीफ तो करना पड़ेगा, नंबर लाना है तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वेयर पोएट वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब अबाउट द स्काईलार्क को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिस्क्राइब किया है पोएट इसमें। और एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये जो पोएम है, ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम है, एक बहुत ही अच्छा पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, तो ये भी लाइन आप कहीं पे चिपका सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपका इसका ख़त्म होता है। लेकिन आप जब लिखिएगा एग्जाम में तो इसमें और कुछ जोड़िएगा, बीच बीच में जब आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसमें और कुछ बढ़ाइएगा, घिसते रहिएगा, ताकि जब 20 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही पेज में लिख दीजिए, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए और अच्छे से लिखिए, और राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और इसमें याद रखिएगा कि शुरुआत और अंत मज़ेदार होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, तब आपके नंबर नहीं कटेंगे। और बीच में आप कुछ कुछ जोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ फालतू नहीं जोड़िएगा, इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे बात जोड़िएगा। ठीक है, तो यहीं तक आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब इसके बारे में बता देते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। इसमें आपको नोट्स मिलते हैं, सिलेबस के नोट्स, चाहे क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ गेस्ट क्वेश्चन, जो आपको ये सारे वीडियो बना ही चुके हैं, बस क्वेश्चन बैंक वगैरह का बचा है। अब स्ट्रेटजी वीडियो जो है वो भी मिलते रहेंगे समय समय पे। और इसी के साथ आपका इसमें जुड़ना है तो आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा, हम जोड़ देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। और शाम वाली वीडियो में आपकी द ईव ऑफ सेंट एगेंस की जो ट्रिक वगैरह से बताई जाएगी, जिसको आपको इतना लंबा आंसर लिखने के लिए आपको दिक्कत ना हो, उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताएंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा।